नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ मानवर्धन कंठ और आज की परिचर्चा का विषय है वैज्ञानिकों का सामाजिक दायित्व। भारत संभवतः दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तर्ज पर साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति लागू होने जा रही है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से तैयार की गई इस नीति का उद्देश्य विज्ञान एवं समाज के बीच संबंधों को मजबूत करने और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिवेश को जीवंत बनाने के लिए वैज्ञानिक समुदायों की क्षमताओं का सदुपयोग करना है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक ज्ञान आम लोगों तक पहुंचे और समाज का हित सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भी पहल की जा रही है। मगर सवाल उठता है कि नई एसएसआर नीति के तहत वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक शोध संस्थानों से आम लोग कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। सामाजिक समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान तैयार करने की दिशा में किस प्रकार की परिकल्पनाएं की गई हैं, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CSIR के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर समीर कुमार ब्रह्मचारी और प्रख्यात विज्ञान पत्रकार एवं लेखक दिनेश शर्मा। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत दिनेश जी आपसे करना चाहूँगा। ये SSR पॉलिसी यानी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी है क्या, और इसको आम लोग कैसे समझ पाएंगे और इसका उद्देश्य क्या है? मैं समझता हूँ कि विज्ञान को समाज से जोड़ने के लिए समय समय पर कई कदम उठाए जाते हैं जी। वैसे तो विज्ञान का समाज से काफ़ी गहरा संबंध है, लेकिन जो हमारे वैज्ञानिक संस्थान हैं, कई बार वैज्ञानिकों में ये एक भावना भी आती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा काम है कि वैज्ञानिक शोध करें, शोध पत्रिकाओं में हमारे शोध प्रकाशित हों और अगर हो सके तो पेटेंट्स उससे निकल के आएँ ताकि हमारा विज्ञान आगे बढ़ सके। ये एक भावना भी है, लेकिन सरकार ये भी चाहती रही है, अभी नहीं पिछले कई दशकों से भी ये चल रहा है कि किस तरह से जो वैज्ञानिक शोध है उसकी उपयोगिता बढ़ाई जाए और उसको समाज से जोड़ा जाए। जैसे समय समय पर कुछ ऐसे प्रश्न वैज्ञानिकों को दिए जाते हैं कि जो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जाए। तो निश्चित रूप से शोध को तो हम जोड़ सकते हैं, वैज्ञानिक शोध को समाज की ज़रूरतों से। जी। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक या कोई वैज्ञानिक संस्थान या कोई यूनिवर्सिटी कुछ ऐसा काम कर रही है जिसका सीधा सीधा संबंध समाज के लिए उपयोग नहीं हो सकता एक शॉर्ट टर्म में, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में उसका उपयोग हो। लेकिन इस नीति का उद्देश्य ये है कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं या शोध संस्थान हैं, अपना काम करते हुए भी चाहे वो बेसिक रिसर्च भी क्यों ना हो, किसी तरह से क्या समाज से जुड़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक पानी की समस्या पे काम कर रहे हों या पर्यावरण पे काम कर रहे हों या कोई नई दवाई बना रहे हों, लेकिन हो सकता है आप कुछ गणित की एक मूलभूत रिसर्च भी कर रहे हों या फिज़िक्स का कोई फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हों। फिर भी क्या ऐसे वैज्ञानिक संस्थान या ऐसे वैज्ञानिक भी समाज से जुड़ सकते हैं? क्या उनकी उपयोगिता भी समाज से हो सकती है? ये इसका मेरे ख्याल से बड़ा प्रोफेसर ब्रह्मचारी, ये दो चीज़ें हैं, एक तो समाज है, एक तरफ विज्ञान है, सामाजिक समस्याएं हैं और दूसरा वैज्ञानिक दायित्व है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या ये पॉलिसी? देखिए, भारत का विज्ञान अब 1947 में जाए 75 ईयर्स में वो पूरा सोसाइटी के लिए चालू हुआ था। CSIR in 1942 जब बना था was a war effort। उसके बाद 47 में जब वो CSIR काउंसिल बन गए, उसको मूल उद्देश्य था कैसे इंडस्ट्री बढ़ाए, कैसे सोसाइटी को सेल्फ सफिशिएंट करें। सो आप हिस्टोरिकली देखें, जब रिक्वायरमेंट आए, जब एटॉमिक एनर्जी आए, CSIR कमिटी बनाया, उससे एटॉमिक एनर्जी बना, एटॉमिक एनर्जी से स्पेस बना। सो भारत का विज्ञान पूरा सोसाइटी के कनेक्ट होने के साथ ही है। जब बड़ा बड़ा चैलेंज आए, 71 में जब हमारा 70s में जब भारत में ड्रग का प्राइस दुनिया से सबसे ज़्यादा था, जी। वो टाइम पेटेंट चेंज किया था मिसेस गांधी ने। उससे क्या हुआ, भारत का आम लोग भी खरीद सके, आम लोग खरीद, होल जेनरिक ड्रग्स। टुडे आज भारत दुनिया का एक फार्मेसी बन गए, सबसे सस्ता।
ये कोई सोचते नहीं है कि कैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 से आज 69 हुआ कैसे। हम लोग तो पोल्यूशन नहीं रिमूव किया, पानी अभी भी शुद्ध नहीं है। ये हमारा ही जेनेरिक ड्रग अफोर्डेबल मेडिसिन में हम लोग आज इतना बड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो कहीं कहीं उसके पीछे विज्ञान की भूमिका तो विज्ञान बिना होता ही नहीं। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये सब विज्ञान संस्था था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1952 में बना CSIR का। उसके साथ इंडस्ट्री जुड़ गए थे, हमीद, सिप्ला, ऑल दिस जुड़ के हुआ। 71 वर्ग के बाद जब अमेरिका ने PL480 रूइड बंद कर दिया था, फूड रेवोल्यूशन, में प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया सबको, कैसे हम करें। उसके लिए हमारा ट्रैक्टर नहीं था, CSIR ने ट्रैक्टर बनाया। पेस्टिसाइड नहीं था, स्वराज जो आया था, तो स्वराज ट्रैक्टर से पेस्टिसाइड्स। देन केम ICR, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सीड्स। सो हम लोग फ्रॉम बेगिंग बाउल से ब्रेड बास्केट बन गए। 80s जब हमको सुपर कंप्यूटर नहीं दिया गया था, तो खुद ही राजीव गांधी से इंडिया रेस्पॉन्ड किया था। हम लोग परम कंप्यूटर बनाया, हम फ्लो सॉल्वर बनाया। सो हम लोग भारत का विज्ञान समाज के ये करते रहते थे। आप ये सोचे ब्रिटिश टाइम का भारत का विज्ञान, आप सोचे तो आप सत्येंद्र बोस सोचे, मेघनाथ शाह सोचे, थियोरेटिकल था, राइट। लेकिन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, वन ऑफ द सबसे बढ़िया केमिस्ट इंडिया का, जो पहला साइंस करते करते बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल बनाया। देन वो पॉटरीज वर्क्स बनाया, एनामेल वर्क्स बनाया, टैनरी वर्क्स बनाया, एक कंपनी बनाया। सो ये तो मॉडल्स है, हमको नया क्या सोचना। दिनेश जी, प्रोफेसर ब्रह्मचारी के मुताबिक विज्ञान और साइंस, जो विज्ञान और समाज अलग अलग नहीं है, और जो भारतीय विज्ञान खास तौर पे इसका प्रयास ही हमेशा से समाज की ओर रहा है, समाज की हित की ओर रहा है। आप कैसे मानते हैं फिर अलग अलग पॉलिसी की क्या आवश्यकता होती है, क्या भूमिका होती है? पहले साइंस पॉलिसी आई, फिर टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई, फिर 2013 में साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी आई, अब SSR पॉलिसी की बात हो रही। तो आपको क्या लगता है कि इसकी आवश्यकता फिर क्यों पड़ती है? नहीं, मेरे विचार से इस पॉलिसी की ज़रूरत शायद इसलिए पड़ी कि कहीं हमें लगा कि विज्ञान निश्चित रूप से हमारे जो बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे फूड सिक्योरिटी हो या फार्मास्यूटिकल्स हो या एटॉमिक एनर्जी हो या स्पेस हो, उनका उद्देश्य यही है कि हम सोसाइटल एप्लीकेशन किस तरह बढ़ाएं, या रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन हो। लेकिन क्या हर संस्थान उसमें लगा हुआ है? उसको क्या हर वैज्ञानिक उसमें लगा हुआ है? तो एक तरफ उनके जो वैज्ञानिक जो परियोजना है, उनका उद्देश्य निश्चित रूप से सोसाइटी से जोड़ना है, सोसाइटी के लिए काम आना है। हाँ, लेकिन सबकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो सके। और क्या कुछ ऐसे तरीके भी हो सकते हैं जिनके द्वारा शोध के अलावा भी वैज्ञानिक समाज से जुड़ सकते हैं? जैसे क्या वो स्कूल में जाके विज्ञान के विषय पढ़ा सकते हैं, या जो टीचर्स हैं विज्ञान को पढ़ाने वाले स्कूल्स में, क्या उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है? तो कई तरीके ऐसे भी हैं जिनके द्वारा वैज्ञानिकों का जो स्किल है या जो उनका नॉलेज है, उसका एक समाज में उसको फ़ायदा मिल सके। तो इस SSR पॉलिसी के जरिए मेरे ख्याल से ये करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एक आपकी एक अपना काम करने के अलावा भी एक आपके सोशल दायित्व है। ये मेरे ख्याल से इस पे ये जो बोल रहा है शर्मा जी से बहुत करेक्टली, क्या है, एक तरह साइंस है, सब सोचते हैं साइंस खुद के लिए। साइंस, आप मैक्स प्लैंक का विजन देखेंगे तो जो जर्मनी का पूरा इंस्टीट्यूशंस है, बोलते हैं साइंस इन द परसूट ऑफ एक्सेलेंस। साइंस इन द परसूट ऑफ एक्सेलेंस। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि जल्द ही हम वापस लौटेंगे। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है।
इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी परिचर्चा में। साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर ब्रह्मचारी, आप बताएंगे कि आपने तो 3-4 पता नहीं 5 दशक तक साइंस की सेवा की है। आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा है? और इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि किसी वैज्ञानिक पे या वैज्ञानिक संस्थानों पर इस नीति का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखिए, साइंस जब यंग पर्सन शुरू करते हैं जी, वो क्यूरियोसिटी ड्रिवन है। राइट। मैक्स प्लैंक ने जो बोला, परसूट ऑफ एक्सेलेंस विदाउट एनी एप्लीकेशन इन माइंड। तो हम भी ऐसे शुरू किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जी, प्रॉब्लम्स पजल सॉल्व करना। जब मैं फेलो ऑफ द नेशनल एकेडमी हो गया, मैं सोचा आपको अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी बोलना पड़ता है, आपको एक वोट लेना पड़ता है। तो मैं सोचा ह्यूमैनिटी कौन है हमारा लिए? खुद हमारा नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट अवार्ड्स, नेक्स्ट बेस्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट ग्रांट, नेक्स्ट इंटरनेशनल पुरस्कार। तो वो टाइम में मैं सोचा एक ट्रांजिशन आया कि हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इनटू ए सोशली रिस्पॉन्सिबल साइंटिस्ट सो दैट लीव बैक। वो टाइम में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आए थे, जो IGIB की स्थापना हुई थी। तो IGIB अभी नहीं थे, मैं बेंगलोर से दिल्ली आया IGIB बनाने के लिए। जी जी जी। मैं सोचा भारत के लिए जीनोमिक्स एक इम्पोर्टेंट होगा जब जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स होगा जी। ये 1997 में मैं सोच के इधर आए थे। सो कैसे हुआ? जब मैं थैलेसीमिया के ऊपर काम चालू किया था जी जी, वो टाइम में मैं सोचा था मैं साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे जिसको थैलेसीमिया है उसको फीटल ग्लोबिन थोड़ा होता है, कैसा होता है, वो होता है। लेकिन जब मैं देखा एक्चुअल पेशेंट्स में देखा कलकत्ता में जाके रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, मैं सोचा ये क्यों सेकंड चाइल्ड क्यों थैलेसीमिया होना चाहिए। देन मुझे बताया वो टेस्ट करने का मेथड नहीं है इंडिया में, लंदन जाना पड़ेगा, 10,000 रुपया देना खर्चा करना पड़ेगा थैलेसीमिया की जांच करने के लिए 1995 में। अच्छा। वो टाइम में टेक्नोलॉजी मिशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट केम एंड वो डायग्नोस्टिक्स बनाया था। वो दिन से मैं सोचा part of my science should go for the people, back to the society. And I can tell you 98 में जब मैं वापस गए थे वो हॉस्पिटल में, मुझे एक फोटोग्राफ डोनेट किया था। वो हम कॉन्फ्रेंस में गया था लेक्चर देने के बाद, जिसमें 16 बच्चा को हेल्दी चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ थैलेसीमिया कैरियर पेशेंट्स यूजिंग द डायग्नोस्टिक्स विद बैंगलोर जीनी टुक फ्रॉम मी फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड देन विद फॉरवर्ड। सो ये सोचना से जो सेटिस्फैक्शन था उससे मैं दिल्ली आके इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स बनाया। जी जी। आज मैं सबसे सेटिस्फैक्शन है कि आज भारत में 200 को ऊपर जीनोमिक संस्थान है, जो कंपनीज है, टर्नओवर 5,000 करोड़ के ऊपर है, आउट 10 टाइम्स हो सकते हैं। सो ये होता नहीं जब जीनोमिक रेवोल्यूशन नहीं होता। एंड शर्मा जी उसके ऊपर बहुत आर्टिकल लिखा था हम लोग जब पहला चालू काम किया था। सो मैं क्या बोलना चाहता है, एक ट्रांजिशन आते हैं। सिमिलरली हम जब देखा ड्रग डिस्कवरी में अटक गए, कोई टीबी के लिए काम नहीं करना चाहता, वो टाइम में हम लोग ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी चालू किया। सो सोसाइटी के लिए करने के लिए साइंटिस्ट को मैच्योर होना चाहिए, आपको खुद स्ट्रांग होना चाहिए आपको सब्जेक्ट में, उसके बाद आप सोसाइटी के लिए कर सकते हैं। आज जब मैं DGCSR था, मैं CSR 800 प्रोग्राम चालू किया। 800 क्यों? 800 मिलियन इंडियन को पास साइंस पूछता नहीं। अच्छा। उसको कैसे पूछना, कैसे क्या कर सकता है जो उसको लाइफस्टाइल अच्छा है। हम पेटेंट कर सकता है, लेकिन हमारा काम क्या है? साइंटिस्ट का काम पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड। पेटेंट गोज टू प्राइवेट गुड और
CSIR 800 takes to the public good. So इस Academy of CSIR जब बना, हर हम सिरिखाट IIT में गए, देखा स्टूडेंट को सेंसिटिविटी नहीं है भारत का गांव के लिए, जो आदमी की जरूरत है। तो उसके लिए Academy of CSIR में हम लोग 4 क्रेडिट कोर्स कंपलसरी कर दिया, या 4 to 8 वीक्स आपको रूरल कनेक्ट होना होगा PhD मिलने के लिए। अभी 1500-1500 के ऊपर PhD हो गया, 4900 स्टूडेंट्स है, सबको CSIR प्रोग्राम करना पड़ता है। वही प्रोग्राम ही आज भारत में एक, तो आपको क्या बोलता है, एक पत्रा होके आ रहा है, देखिए पूरा फैलाने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंटिस्ट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एब्सोल्युटली ए मस्ट, देख उसमें कोई तो डिस्कशन करने के नहीं है। दिनेश शर्मा जी, यहाँ आपको शामिल करना चाहूँगा। जैसे प्रोफेसर ब्रह्मचारी ने एक बात कही, वो तो उनके मन में ये विचार जगा कि हमने जो कुछ भी हासिल किया एज ए साइंटिस्ट वो अपने लिए किया, व्हाट अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी, समाज को इससे क्या लाभ मिला। फिर वो एक थॉट प्रोसेस, पता नहीं क्या क्या आज ह्यूमन जीनोम हम तैयार कर रहे हैं, जनपत्री की जगह जीनोम पत्री तैयार करें, वो उसी थॉट से चला। आपको यहाँ 2 वजहों से शामिल करना चाहूँगा। एक तो जानना ये चाहूँगा कि ये जब साइंटिस्ट पे ये बात स्वतः स्फूर्त नहीं हो, अगर आपके अंदर स्वयं विचार न पैदा हो, तो उसके लिए सरकार किस तरह से लागू करेगी ऐसा सर नीति, जिससे साइंटिस्ट सोचने के लिए मजबूर हों कि उनका प्रयास समाज के लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा, कैसे? नहीं, जैसा कि डॉक्टर ब्रह्मचारी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है, और भी वैज्ञानिक ऐसे मिल सकते हैं जिनका व्यक्तिगत अनुभव रहा और उन्होंने उस क्षेत्र में आगे जाकर काम किया। लेकिन इस नीति का उद्देश्य मेरे ख्याल से कि संस्थागत तौर पर हम कैसे कर सकते हैं, यानी सबको सोचना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे कर सकते हैं। इसके 2 बातें हो सकती है, एक का फ़ायदा भी हो सकता है, दूसरा नुकसान भी हो सकता है। फ़ायदा ये होगा कि अगर ये ज़रूरी कर दिया गया कि हर वैज्ञानिक को या हर वैज्ञानिक संस्थान को साल में कुछ दिन, निश्चित दिन से इसमें प्रावधान है, उस पर बिताने पड़ेंगे, तो एक फोर्स्ड इंटरेक्शन भी हो सकता है। कुछ लोग मन से भी जाएंगे, कुछ अनमन से भी जाएंगे, लेकिन एक जो वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला से बाहर की दुनिया से एक परिचय भी होगा, या कैसी समस्याएं हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि थैलेसीमिया के जब पेशेंट्स को देखा तब उन्हें लगा कि कितनी बड़ी ये समस्या है और जरूर इसका समाधान आपके हिसाब से ये वैज्ञानिकों के लिए भी जरूरी है, ताकि वो बाहर निकलेंगे तभी तो समझ पाएंगे। समस्याओं की कई बार ये भी आता है कि वैज्ञानिक अपने जो एक उसकी एक खाका बना हुआ रहता कि मुझे अपने पेपर्स पब्लिश करने हैं, मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, मुझे अवार्ड लेना, वो उसी दौड़ में लगा रहता है। लेकिन क्या उसको इस खाके से निकल के आगे देखना चाहिए? उसके लिए ये मेरे ख्याल से SSR मजबूर करेगा। लेकिन उसके लिए जरूर है कि हमारे जो वैज्ञानिक शोध संस्थान है उसमें कैपेसिटी पैदा की जाए। कैपेसिटी पैदा की जाए मतलब कैसे? कि भाई कैसे आप अपने, सबसे पहले कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही हो सकता है कि आप जो शोध कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बताएं। उसको क्या आप प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सक रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने देखा जिम्मेदारी उस संस्थान की होनी चाहिए, उस संस्थान की होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें उसमें वो कैपेसिटी लानी पड़ेगी कि आउटरीच प्रोग्राम कैसे करें। तो बेसिक हो गया, आउटरीच हो गया, या वैज्ञानिक बाहर जाके कुछ दिन बिताएं, या कुछ बाहर के लोग वैज्ञानिक संस्थानों में आए, या किस तरह से एक कुछ इंटरेक्शन के लिए प्रोग्राम बने कि न सिर्फ आसपास में, अब क्या हम एक पूरे स्टेट में जा सकते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बहुत कम वैज्ञानिक संस्थान हैं, बड़े शहरों को छोड़ दें तो वहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थान हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत कम है, तो क्या वो अपने शहर के बाहर भी जाएंगे? तो इस तरह एक मेरे ख्याल से एक दायरा बनेगा, और निश्चित रूप से अगर ये पॉलिसी आती है और उस पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका लाभ होगा। चुनौती बनी रहेंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस होंगे और चर्चा हमारी जारी रहेगी। बने रहिएगा हमारे साथ। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है।
ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी परिचर्चा में साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वैज्ञानिक सामाजिक दायित्व। प्रोफेसर ब्रह्मचारी, ये जो नीति लागू होने जा रही है, इसके चैलेंजेस की अगर बात करें, चुनौतियां आपकी नज़र में क्या क्या हो सकती है? देखिए, आप जब नीति बनाता है, वो एक्ट बन जाता है जी, तो एक कंपल्शन आ जाता है। जी जी। जब आपको अंतर से करना हो साइंस, मैं वही बोला, ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू बी इनसाइड, एंड ये साइंटिस्ट को कैसे मैं डायरेक्ट करे, उसके लिए मैं बताया स्टूडेंट्स को पीएचडी में प्रोग्राम में लिए जितना अभी तो एकेडमी ऑफ सीएसआर में है या पूरा पीएचडी सब सीएसआर पीएचडी में कर सकते हैं, चाहे आप रूरल कनेक्ट हो फ्यू वीक्स के लिए। सेकेंड, जब अभी गवर्नमेंट ने सीएसआर फंडिंग ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट 2% कैन बी यूज फॉर R&D, उसको सोशल R&D में डायरेक्ट करो, नॉट लैबोरेटरी R&D, सोशल R&D। ये आपको मैकेनिज्म डिजाइन करना होगा जाते कोई गेमिंग ना हो जाए, और वो मैकेनिज्म में फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आए जो आप किसी को धक्का लगा के जबरदस्ती कर रहे हैं। सो मुझे सजेशन है, ये कंपनी के डायरेक्शन, बहुत कंपनीज है जो सीएसआर देते हैं, उसको सोशल R&D में कैसे लगाओ, देन वो डायरेक्शन में एक नया प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा। ये वन टाइम प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट बोलो, क्या एमएसएमई का टेक्नोलॉजी इनोवेशन बोलो, जो ही बोलो, सब में जरूरत है, एंड उसके लिए इनोवेशन का जरूरत है। लेकिन रिसर्च R&D की जगह वो सोशल R&D हो जाएगा, वो सोशल इनोवेशन R&D हो जाएगा। उससे हम लोग बता सकते हैं आपको, हमारा जो ब्रश है हमारे यूपी में, उसके लिए हम लोग एक लेकर बनाया था जाते शाइनिंग नहीं जाते हैं। ये तो नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी का काम, वो तो सोचा नहीं कभी। कैसे साइंटिस्ट को सोशल प्रॉब्लम को सोचने के लिए कनेक्ट करे और वो उनके जीवन का हिस्सा बन जाए। प्रोफेसर दिनेश शर्मा, आप बताएं कि इसका आपको मैकेनिज्म क्या लगता है? नहीं, मैकेनिज्म के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, उनको उस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वैज्ञानिक ये सोचें कि उन पर ये एक नई चीज़ थोपी जा रही है कि हमें 10 दिन जरूर उस पर व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, काम करना है, तो मेरे ख्याल से इसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर उनका इन्वॉल्वमेंट हो, कि अगर वो देखें कि इसमें एक वैल्यू है कि भी जो हम काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा हम बदलाव करके, या जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं या नो हाउ है या नॉलेज है, उसमें हम थोड़ा सा ट्वीक करके या किस तरह में उस पर समाज के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से वो उसमें कन्विंस होंगे। और जब कुछ उदाहरण लोगों के सामने आएंगे, वैज्ञानिकों के सामने आएंगे कि क्या ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ संस्थान ऐसे हैं जो अपने आप ही बिना SSR पॉलिसी के भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होंगे। एक चीज़ बोलना चाहता है, जी। जो जस्ट लाइक हमारा जो सिविल सर्विस डे में कोई अच्छा काम किया, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट इंसेंटिवाइज करते हैं। मुझे सजेशन है, आपको मीडियम से अच्छा जो साइंस हुआ है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंस, उसको आगे बढ़ाए, उसको नेशनल अवार्ड दे। हम लोग हमारा अवार्ड सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई करें। आज आप साइंस कांग्रेस में प्राइम मिनिस्टर आपको अवार्ड देंगे, ये भी एक सोचा है ना, आपको क्या मैकेनिज्म डिजाइन करना है। साइंटिस्ट को अवार्ड मिलना बहुत खुश होता है, तो आप डिजाइन करो। बहुत सही। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो सके, इस अवधारणा के अनुरूप लाई गई नई SSR नीति को यदि सफलतापूर्वक लागू किया गया तो एक आम भारतीय नागरिक भी ज़रूरी कौशल एवं ज्ञान से लैस होगा और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इंडस्ट्री में दक्ष लोगों की रचनात्मक भागीदारी भी सुनिश्चित हो सकेगी। तभी तो भारत नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित हो सकेगा।
आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।